आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए मैं हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में जो प्रसंग हमारा चल रहा है सब्जेक्ट हमारा व्याकरण चल रहा है, लेकिन उसमें जो प्रसंग या प्रसंग चल रहा है वो है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में अब तक लगभग मैं सभी बता चुका हूँ। आज मैं प्रसंग में लेकर आया हूँ कि वर्णों का उच्चारण स्थान, अर्थात कहाँ-कहाँ से कौन से वर्ण उच्चारण किया जाता है। तो वर्णों का उच्चारण अंग, कौन-कौन से अंग से कौन-कौन से वर्ण उच्चारण किया जाता है। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि उच्चारण के जो स्थान है अर्थात मुख के जो भाग हैं वो 6 भाग हैं। 6 भाग कौन-कौन से हैं? एक हो गया ये यहाँ ये कंठ हो गया, हाँ? एकरा उसके बाद जीभ सबसे पीछे ले जाइए, जहाँ तक जाती हो खींच के ले जाइए और फिर स ऊपर ऊपर चिपकाइए, चिपकाते हुए, सराहते हुए धीरे-धीरे चिप उसको रगड़ते हुए ले आइए। तो जहाँ से शुरू होता है चिकना और जहाँ तक आता है, जहाँ तक चिकना है ये हो गया आपका तालव्य, तलवा हो गया। उसके बाद जहाँ ऐसे-ऐसे धारी आ जाती है जीभ से, हुँ? यहाँ धारी आ गई, वो धारी क्या हो गई? वो धारी आपकी मूर्धा हो गई। धारी फिर जहाँ तक फिर लेके आइए आगे और बढ़िए, बढ़ते-बढ़ते जो है जिह्वा जो है और आगे आती है तो दाँत को छूती है। तो दंत हो गया, तो कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत 4 हो गया। इसके बाद ओठ होता है। ओठ को खोलने या बंद या गोल करने या थोड़ा-सा बढ़ाने, तिरछा करने इस तरह से हम बोलते हैं। 5 हो गया। छठवां भाग हो गया हम नाक से भी बोलते हैं। नाक से भी स्वर निकलते हैं। वर्णों का उच्चारण जो होता है नाक से भी होता है, करके, न करके नहीं होता, न जो पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर के बारे में ये मैं बताऊँ इन वर्णों का उच्चारण इन्हीं 6 मुख के 6 अंगों से ही सभी वर्णों का उच्चारण होता है। तो कौन-कौन से वर्ण का उच्चारण किस अंग से होता है, आज के प्रसंग में हमने यही शामिल किया है। तो सबसे पहले हमने ये वर्ण लिख दिया है वर्गीय व्यंजन जो ये वर्ग के व्यंजन कहे जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये कैसे होता है? क से शुरू करिए क, ख हर हर एक वर्ग 5-5 का एक वर्ग बना है। 5-5 वर्णों का एक वर्ग बना है। तो क से शुरू करिए क, ख, ग, घ, ङ 5 गो हो गया। तो ये इसका पहला जो है क वर्ग हो गया। इसके बाद ङ के बाद चाकू आ गया। च, छ, ज, झ, ञ तो च वर्ग हो गया पहला। इसके बाद यहाँ के बाद ट, ठ ना टट्टू, ठट्ठे, डलिया, ढकना, अड़ा होता है इस तरह से। तो ये ट इसका पहला वर्ण जो है यहीं से ट से शुरू होता है तो ये ट वर्ग का है। इसी तरह से त, थ, द, ध न तो ये त वर्ग का है। उसी तरह से फिर न के बाद म, प, फ, ब, भ आया तो प ये प वर्ग है। कुल मिलाकर 25 वो जो व्यंजन होते हैं ये वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ग में आते हैं 25 5-5 ठाए 50 25 हो गया। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 25 क्या होते हैं? स्पर्श। स्पर्श का मतलब ये होता है, ये जब भी हम बोलते हैं तो कहीं न कहीं ये स्पर्श करके निकलते हैं, छूते हुए निकलते हैं। जिह्वा कहीं न कहीं रगड़ती हुई लुढ़कती नहीं बल्कि रगड़ती है। तो ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब इन स्पर्श व्यंजनों के लिए जो क वर्ग है, ये कंठ से बोला जाता है। क जैसे क वर्ग में क्या क, ख, ग, घ, ङ है ना? तो ये कंठ से बोला जाता है। ङ, ङ देखिए क, ख, ग, घ, ङ तो नाक और यहाँ दोनों से निकला ना ये अंगा वाला। लेकिन बाकी सब निकले कहाँ से निकल रहे हैं? क, ख सब कंठ से क, ख, ग, घ हाँ? सब कंठ से इसलिए ये कंठ से ये कंठ ध्वनि है, ठीक है? यह कंठ ध्वनि है। इस तरह से फिर यह च वर्ग में आ जाइए। तो ये तालव्य ध्वनि कहाँ जब जो जिह्वा क्या करती है हमारा जो सफ़ेद जो चिकना वर्ग है जिह्वा सबसे अंदर ले जाइए, अंदर ले जाने के बाद जीभ छुपाइए, छुआइए ऊपर, छुआने के बाद जितना चिकना भाग जितना है, ये सब तलवा है आपका, तालव्य कहा जाता है। तो यह वहाँ से जो बोला जाता है, ये तालव्य। ऊपर से लिख दीजिए कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 4-5 बार कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यहाँ से आ जाइए कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है? इस तरह से बाहर आता है। कंठ हो गया, फिर ऊपर चिकना भाग तलवा, फिर ऐसे-ऐसे भाग जो होता है धारी-धारी भाग ये मूर्धा, उसके बाद दाँत आ ही गया, दाँत के बाद ओठ आ ही गया, ओठ के बाद नाक है। ये छह अंग आपके आ जाएँगे इस तरह से। फिर ट वर्ग में तो मूर्ध ट देखिए अब ट का उच्चारण करिए ट, ठ, ड, ढ, ण हाँ?
तो इसका उच्चारण कि जीभ कहाँ जाकर छुआ छुआ रही है, जीभ जाकर के मूर्धा पे छू रही है, टच मार रही है ना, वो मूर्धा पर जाकर के उसको ठोकर मार रही है, तो ट ठ ड ढ ड़ ना। उसके बाद त पे आइए, ये त वर्ग है तो दंत है, तो त थ द ध, देखिए जीभ कहाँ जाकर चिपक रही है, जीभ चिपक रही कहाँ, त थ द, जीभ जीवा जाकर के दांत पे ठोकर मार रही है, त थ द ध न, ठीक है, न न, त थ द ध न, देखिए त थ द ध न, त थ द ध न। इसलिए दंत, ये दंत है, ये दंत वर्ण है, ठीक है। ये दांतों से इनका उच्चारण किया, जैसे प वर्ग में आ गया, देखिए प फ ब भ म, प फ ब भ म, देखिए हमारे दोनों ओठ चिपक रहे हैं ना, इसलिए ओठ है ना, दोनों ओठ चिपक रहे हैं, इसलिए ओठ से इसका उच्चारण हुआ, तो ओष्ठ वर्ण है, ये ओष्ठ वर्ण है, प फ ब भ म, ठीक है। इसका देखिए ओठ दोनों चिपकने से, तो ये 25 वर्ग हो गए, कंठ है, क वर्ग कंठ हो गया, च वर्ग तालव्य हो गया, ट वर्ग मूर्धा हो गया, ट वर्ग दंत हो गया, और प वर्ग ओष्ठ हो गया। यह 25 वर्गीय व्यंजन है। इस सारे 25 जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें कुछ और वर्ण होते हैं जो जोड़ना पड़ेगा हमें। तो कंठ में और कौन कौन से आ जाते हैं, ये क वर्ग तो हो ही गया, इसके बाद अ और आ, ठीक है, ये कंठ ध्वनि है, ठीक है, अ आ, इसके बाद ह और विसर्ग, ह और विसर्ग, विसर्ग अर्थात ये वाली ध्वनि। अब देखिए कैसे हमने कंठ बता दिया है, जो वर्गीय व्यंजन क ख ग ये सब। अब देखिए अ का उच्चारण करिए, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ध्वनि, कह रहे हैं तो यहाँ से ध्वनि निकल निकल रही है। अब यहाँ से कहे आ कहिए, ये भी कंठ से ही निकल रही है। कहिए तो ये भी कंठ से निकल रही है। मुंह में कोई जीभ और कहीं भी टच नहीं कर रही है, ये खुला है। आ, ह, अह, 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 अर्थात ये व्यंजन है, इसलिए हो गया। तो यह कंठ ध्वनियां कंठ से ही निकलती हैं, अर्थात क वर्ग और विसर्ग। इसके लिए इसको याद मत करिए, जब एग्जाम में आएगा तो इसको आप उच्चारण करिएगा इस तरह से, देखिए कंठ से निकल रही है, इसलिए कंठ ध्वनि है, ठीक है। इसके बाद आ जाए तालव्य में। तालव्य मैंने बता दिया, च छ ज झ। जब च छ ज झ जब बोलेंगे तो देखिए जीभ जाकर के जहां जहां चिकना भाग है वहां जाकर टक ठोकर मार रही है, च छ ज, तो ये तालव्य हो गए। तो तालव्य में कौन कौन आता है, च वर्ग भी आता है, साथ में और कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, इसमें छोटी ई, बड़ी ई तथा य और श भी आता है, य और बड़ा स। अब देखिए इसका तर्क ये हुआ है, ई का उच्चारण करिए, यह तालव्य है ना, तालव्य ई कहेंगे, ई तो ई जोड़ सके, ई तो जीभ जाकर के आपके तलवा पर टच मार रही है। बड़ी को भी ई कहेंगे तो वो भी जीभ जाकर के आपके तालू पे ठोकर ठोकर मार रही है। इसी तरह से य का उच्चारण करिए, य बार बार करिए, य जब करेंगे तो यह देखिए, यह में क्या होता है, जीभ आधा भाग नीचे उभर के जाकर ऊपर ठोकर मार रही है, कहाँ तलवा मार रही है। इस तरह से देखिए श का होता है, अब जो बड़ा स है वो तलवा पे जाके ठोकर मारेगा, तो उसको शुद्ध बोलने के लिए करेंगे श श स का उच्चारण देखिए इस तरह होता है, श जब भी बोलेंगे खूब ज्यादा हवा मुंह से बाहर निकलेगी और जीभ जाकर के तलवे को ठोकर मारेगी, तो श। एक होता है मूर्धा वाला स, तो वो होता है मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य से, इसलिए इसलिए स। देखिए श बड़ा सा को हम बोलेंगे तालव्य से बोलेंगे, तलवा से बोलेंगे श। और इसके बाद मूर्धन्य जो वाला स जो होता है बीच में खटकोड़ होता है, ये जब बोलेंगे श तो ये जाकर के इस तरह से जो धारी है उसको टच कर रहा है, श। इसके बाद जो छोटा सा होता है, ठीक, छोटा सा को उच्चारण करेंगे कि दांत से करेंगे, दांत से स, यही इसमें अथवा है, बड़ा सा मूर्धा सा फिर छोटा सा, अंदर से ले आइए, बड़ा सा तालव्य, छोटा सा जो बड़ा सा है वो तालव्य, मूर्धा सा मूर्धा पर रहेगा ही, और एक बार जो छोटा वाला सा है ये दांत को ठोकर मारिए तो शुद्ध निकल जाएगा। तो बड़ा श को बोलिए श, श हवा निकलना चाहिए मुंह से, श।
श, जब इस तरह से बोलेंगे श श श श श श बोलेंगे, हवा निकलेगी। जब हवा निकल रही है तो जाकर के जीभ कहाँ टकरा रही है? तलवे पे टकरा, इसलिए तालव्य है। अब मूर्धा स जाके मूर्धा पर टकरा रहा है, श तो मूर्धा पे, तो इसका शुद्ध उच्चारण मूर्धा पे जाएगा। जो छोटा सा हो, जो दांत पे टकराना चाहिए। जब छोटा सा उच्चारण में जब होगा स देखिए, स बोलिए, स ये दांत पे टच कर रहा है। इसका तर्क ये जो स है, इनका तर्क यही है। तब इस अच्छा इस मतलब मूर्धा में क्या चला जाएगा? ये वाला स चला जाएगा मूर्धा में। दांत में क्या? ये वाला स चला जाएगा, याद रखिएगा। तो ऊपर से नीचे आइए, बड़ा श मूर्धा फिर छोटा स, ठीक। बड़ा स चिकना वाला यानी कि तालव्य, और फिर ऐसे धारी वाला यानी कि मूर्धा पे मूर्धा, मूर्धन्य है ये है, फिर छोटा सा दांत पे आके ठोकर मार देगा। तो तालव्य कौन है? च वर्ग के तालव्य हैं सभी, और ई भी तालव्य। य का उच्चारण करिए, य का उच्चारण करिए भी। अगर य का उच्चारण करें, देखिए जीभ जा करके आपके तलवा पर ठोकर मार रही है, इसलिए छोटी बड़ी य और श भी तालव्य हैं। अब आइए मूर्धा पे चलते हैं। तो मूर्धा में क्या? ट ठ ड ढ है, ये है। दोस्तों अभी लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है 10 मिनट बाद, वीडियो रोक दिया था मैं। तो मैं बता रहा था कि तालव्य, तालव्य ई य और श का भी हमने बता दिया है। जो तालव्य, जो हमारे मुख में जो जीभ सबसे अंदर ले जाइए, खींच करके पीछे की तरफ, और उसके बाद ऊपर चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद धीरे धीरे खींच के लाइए, जहां से जहां तक चिकना भाग है वो तालव्य है। उसी तालव्य से ये ई य और श बोला जाता है, तो तालव्य हो गया। और श का भी हमने बता दिया कि बड़ा स तालव्य से, मूर्धा बीच में, इसके बाद छोटा सा दांत से, ठीक है। ऊपर से नीचे तक चले जाइए 3 भाग। अब आइए आते हैं ट वर्ग। तो ट ठ ड ढ, हाँ, ड़, ड़ कहिए, ट ठ ड ढ ड़। देखिए जीभ का जो अगला भाग है, वो जो धारी धारी इस तरह से है, उसको टच कर रहा है, उसको ठोकर मार रहा है, इसलिए यह मूर्धा है। याद रखिएगा, यह एक मूर्धा। तो ये, तो जो ये ट वर्ग क्या है? यह मूर्धा है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक लिख लीजिए ऐसे करके। मूर्धा, मूर्धन्य स हो गया, प्लस ट वर्ग भी मूर्धा, मूर्धन्य हो गया, ठीक है। ट वर्ग भी मूर्धा है। उसके बाद जो ऋषि है, इसके बाद ये वाला जो होता है री, री, देखिए री, री का उच्चारण करिए, री, ऋषि, ऋषि कहिए, ऋषि या री कहिए। तो जो ऋषि या री का उच्चारण भी देखिए, तो जीभ क्या कर रही है? जो धारी धारी इस तरह से, यानी कि मूर्धा को टच कर रही है, मूर्धा को ठोकर मार रही है। तो ये भी हो गया मूर्धा। इसके बाद र, जो र होता है, देखिए कोई चीज याद मत करिए, तर्क रखिए, उच्चारण करिए। र र र र र र कहिए, र र। जब र कह रहे हैं तो अजीब का अगला भाग और इस तरह से धारी धारी उस पर जाकर टच कराने की, जो धारी धारी है उसको हमने बताया मूर्धा है, ठीक। तो उसको टच कर रहा था, र मूर्धा। तो याद नहीं करना है, इसको समझना है, समझ लीजिए तो आ जाएगा। तो र भी मूर्धा, यानी कि ट वर्ग मूर्धा है, प्लस मूर्धन्य भी मूर्धा है, ऋषि और र भी मूर्धा वर्ण है, मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अब आ गया दंत। दंत में त थ द ध न, देखिए त थ द ध न, देखिए हमारे जीभ, बोलिए बोलिए, त थ द ध न। तो हमारे जो जीभ है वो दांत पे ठोकर मार रही है, तो त वर्ग क्या हो गया? दंत हो गया। इसमें स जो हमने बता ही दिया, बड़ा स तालव्य, मूर्धा बीच में, इसके बाद दांत के यहाँ छोटा सा, तो स हो गया। इसके अलावा और भी कौन कौन से वर्ण हैं जो दंत हैं? कौन कौन से हैं? ल, अब ल का उच्चारण करिए, ल। अगर पूछता है, देखिए याद नहीं करना है, बस याद रखिए, दंत में त थ द ध हो गया, स हो गया, फिर ल हो गया, ठीक। ल का उच्चारण करिए, ल 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 ल। देखिए ल ल ल, ल का उच्चारण करिए, ल ल। जब ल का उच्चारण करें तो जीभ जाकर के दांत को ठोकर मारी, इसलिए क्या है? ये दंत है। ल भी क्या है? दंत है। स भी क्या है? दंत है। त वर्ग सा भी दंत है। इसके बाद ओष्ठ आ जाइए। जो बोलने से, जब ओठ के सहयोग से जब बोला जाए, ओ, ठीक,
तो यह ओष्ठ। देखिए प, फ, ब, भ, सबसे नीचे ओष्ठ है, बता दिया। तो प, फ, ब, भ, देखिए ओठ चिपक रहे हैं आपस में, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, तो यह ओष्ठ होगी। तो सभी प वर्ग के क्या है, ओष्ठ हैं। उसके अलावा छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ भी आपके ओष्ठ हैं। देखिए ऊ, 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 यानी कि ओठ के चिपकने से ही इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ओष्ठ, प वर्ग भी ओष्ठ है और ऊ भी ओष्ठ हो गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कंठ और तलवा से बोले जाते हैं। कंठ से ध्वनि निकलती है लेकिन जीवा जा करके तलवा को ठोकर मारती है, तो कंठ और जीवा दोनों एक साथ, तलवा एक साथ होता है, कंठ तालव्य होते हैं। ओष्ठ हो गया। अब आगे आ जाइए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण भी होते हैं, तो कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? कंठ और तालु से जो जीभ में स्पर्श करे उसे कंठ तालव्य कहते हैं। तो ए और आय, ए और आय, देखिए उच्चारण करिए, ए करेंगे तो जीभ जा करके एक ए तो निकल रहा है यहाँ से, ए यहाँ से निकल रहा है ए, लेकिन जीभ भी जा करके तलवा को ठोकर मार रही है। तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ए ऐ, बोलिए ए ऐ, ए ऐ, ए ऐ, ए ऐ, तो जीभ का जो बिचला भाग है जा करके देखिए जीभ वहाँ चिपक रहा है। उच्चारण कर नहीं समझ में आता तो बार-बार उच्चारण करिए, ए ऐ, ए ऐ, ए ऐ, तो ए ऐ जो ए कंठ भी आ रहा है, ए कंठ भी आ रहा है, छूइए कंठ को, कंठ भी आ रहा है, ए ऐ, अर्थात कंठ और तलवा को भी जीभ जाकर के तालु को भी ठोकर मार रही है, इसलिए ए और ऐ भी क्या है, यह क्या है, कंठ। यह कंठ तालव्य यानी कंठ और तालवा से दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है। कुछ होते हैं कंठोष्ठ, कंठोष्ठ अर्थात कंठ और ओठ दोनों से उनका उच्चारण होता है। तो कंठ से ध्वनि निकलती है लेकिन ओठ आपस में चिपकते हैं। कंठ से ध्वनि निकलेगी लेकिन आकर के यहाँ ओठ आपस में चिपक जाएंगे। तो कंठोष्ठ कौन है? ओ और औ। ओ और औ। कंठोष्ठ कौन हो गया? ओ, देखिए ओ, देखिए छुइए इसको, ओ यहाँ से ध्वनि निकल रही है लेकिन यहाँ ओठ के चिपकने से निकल रही है, ठीक है। तो कंठ से ध्वनि निकल करके ओठ पे आकर ठक्कर मार रही है, इसलिए कंठ और ओष्ठ, कंठ से ओ हो गया, आओ 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 कहेंगे, देखिए कंठ से निकल रही है और ओठ चिपक रहा है, तो कंठ और ओष्ठ कुछ ध्वनियां कंठोष्ठ है, तो इसको तर्क ये समझिए, इसका यही तर्क है, कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलते, कंठ प्लस ओठ, ठीक है। इसका जब सब विच्छेद करेंगे तो कंठ और ओठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हमने लिख दिया है, ठीक। तो ओ और आओ, तो उच्चारण करिए ओ, तो कंठ से निकल कर ध्वनि ओठ पे टकरा रही है, तो कंठ ओष्ठ हो गया। आओ, कंठ से भी निकल रही है जाकर ओठ, ओठ के भी मिलने से हो रहा है, तो कंठ ओष्ठ। कुछ ध्वनियां कंठ ओष्ठ, कुछ ध्वनियां दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कुछ ध्वनियां क्या है, दंत ओष्ठ, अर्थात दांत और ओठ के टकराने से वो निकलती हैं। व ऐसी ध्वनि कौन है? व, देखिए व बोलिए, व व व व व व, तो ओठ और दांत आपस में टकरा रहे हैं, देखिए व व व व व व व व व व, हैं? तो व उच्चारण में क्या हो रहा है? तो व उच्चारण करने में क्या होता है? ओठ और दांत आपस में टकरा रहे हैं, तो इसलिए दंत और ओष्ठ, इसलिए ये क्या हो गया? व दंतोष्ठ हो गया। ये कौन सी ध्वनि है? दंत ओष्ठ, दंत, दांत और ओष्ठ दोनों से टकरा रहा है, ठीक है। तो ये अब तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, अगर आपको कोई लगता है दिक्कत तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 78 44 87 92 95, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस पर फ़ोन करके आप पर्सनल मेरे से पढ़ सकते हैं। 78 44 87 92 95, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फ़ोन करिए और आप हमसे पर्सनल पढ़ सकते हैं चाहें तो। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। 78 44 87 92 95।
और विस्तार से पढ़ना हो तो बताइएगा आप लोग या कोई कोचिंग-वोचिंग वाले होंगे वो भी बताएँगे हमें। तो ये वर्णों का उच्चारण स्थान जो कि मुख्य 6 भागों से 6 अंगों से किया जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। ये 6 भाग से हमने बता दिया किस प्रकार से किसका कहाँ-कहाँ से उच्चारण होता है। एक चीज़ और पूछता है पंचमा अक्षर, ठीक है? तो पंचमा अक्षर क्या होता है? इतना लिख लिए हो तो मिटाने जा रहे हैं, मिटा करके इसी में समझा देंगे आपको पंचमा अक्षर किसे कहते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। हुँ। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे हमको संपर्क कर लेंगे। मैं आप सबको बता दूँगा, ये नंबर यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। 78 44 87 92 95, ठीक? ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, आगे थोड़ा और बता दें, इसमें कुछ और बताना हमको है। अब आइए जानते हैं पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर क्या होता है? अर्थात हर वर्ग का अंतिम जो है, जो नाक से बोला जाता है, वही पंचमा अक्षर कहलाता है। हर वर्ग का अंतिम वर्ण। ते अंगा हो गया, फिर च वर्ग का इया हो गया, ट वर्ग का अड़ा हो गया, हुँ, फिर त वर्ग का न हो गया और प वर्ग का म हो गया। इस प्रकार से ये 5 वर्ण हैं जो पंचमा अक्षर हैं, ठीक है? अब इनका प्रयोग कैसे होता है? अब जैसे हमको खंड लिखना है, ठीक है? हम खंड लिख दिए, तो अब हमको ये देखना है कि अंत में क्या शब्द आता है। जहाँ भी पड़ता है, जहाँ भी चाहे इया हो, चाहे अंगा हो, चाहे ड़ हो, चाहे न हो, चाहे म हो, जहाँ भी आधा म आता है, तो उसके बाद वाला वर्ण कौन-सा पड़ता है? तो इस जस्ट ये आया, इसके बाद वाला वर्ण ये ड है, तो ड किस वर्ग में आता था? ड है। इसीलिए यहाँ ड़ लगा है, ठीक है? ठीक है? नहीं तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते थे खंड, ऐसे भी लिख सकते थे, खंड हाँ? या ऐसे भी लिख सकते हैं, खंड, ठीक है? खंड, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पंचमा अक्षर में अंत का वर्ण जो भी है, उसके पहले यानी जो भी लगा है, लगाना है, जहाँ भी पंचमा अक्षर लगाना है, नाक में बोलने वाले वर्ण जो भी लगाना है, तो उसके बाद वाला यानी कि सबसे उसके बाद जस्ट बाद वाला कौन-सा, किस वर्ग का ये वर्ण है, तो ये ड है, तो यहाँ इसीलिए इसीलिए आड़ा लग गया है। जैसे ठीक है? अब जैसे गंगा लगना है, गंगा, ठीक है? गंगा लिखना है, तो ये इस तरह से गलत माना जाएगा, ठीक है? अगर शुद्धता की बात करेंगे, तो गंगा के लिए क्या होगा कि ग किसमें है? इस ग के बाद न लगा है ना, तो इसके लिए ग किसमें है? देखिए ग इसमें है, इस अर्थात इसमें अंगा लगेगा, ठीक है? लास्ट में ग, तो गंग, तो इस तरह से इसमें लगाया जाता है, गंगा। इस तरह से लिखा जाता है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। तो ये शुद्ध माना जाता है, ठीक है? इस तरह से अगर मान लीजिए दम्भ है, दम्भ, तो ये म पंचमा अक्षर लगा है इसमें, तो देखिए म के बाद कौन-सा वर्ण है? भ है, ठीक? तो ये भ किसमें है? अब इस द से मत लीजिए, दस नहीं, इसके जस्ट ये पंचमा अक्षर के जस्ट बाद वाला ये वर्ण देखा जाता है, किस वर्ग का है। तो ये भ कहाँ है? इसलिए इस वर्ग का, इसमें कौन-सा पंचमा अक्षर है? म, तो इसीलिए म लगेगा, हैं? तो इस तरह से पंचमा अक्षर पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले नहीं, जो अक्षर लगा है, जस्ट उसके बाद वाला वर्ण देखा जाता है, ठीक है? अब जैसे अंक है, ठीक है? अगर देखा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है। अब देखिए कि क्या है, जो अंक लगेगा, जो न लगेगा, वो किस वर्ग का है? यानी क किस, यानी कि जस्ट इसके बाद वाला ये है ना क, तो इसमें क्या लगा? इसमें अंगा लगा, ठीक है? इसीलिए ये वाला शुद्ध माना जाएगा, ठीक है? या इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तो ये अंक वाला शुद्ध है, ठीक है? ये शुद्धता माना। अब इसमें एक दिक्कत ये आई कि बाद में जब ये टंकण की व्यवस्था हुई, जहाँ लिखने की व्यवस्था हुई, तो उसमें बार-बार इस तरह से लगाने में दिक्कत होने लगी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जब वो नागरिक प्रचारणी सभा में थे,
तो उस समय उनको शामिल यहाँ भी किया गया था, इन वर्णों के शुद्धता के लिए भी ध्यान दिया गया था। तो वहाँ उन लोगों ने निर्णय लिया कि जो ये पंचमा अक्षर है, ठीक है? ये पंचमा अक्षर की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है, अनुस्वार का किया जा सकता है, ठीक है? इसीलिए इसीलिए इसके जगह ये भी शुद्ध माना जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसको शुद्ध मान लिया गया है। अब इसको लिपि के अनुसार, व्याकरण के अनुसार सम्मत शुद्ध माना जाता है। तो पंचमा अक्षर यही होता है हर वर्ग का अंतिम, ये 5 गो पंचमा है और पंचमा का प्रयोग कैसे होता है मैंने बता दिया कि अगर खंड है, हैं? तो ड ये इस आड़ा के बाद देखा जाए कौन सा वर्ण है ड, तो ड किसमें है? ड इसमें ट वर्ग में है, तो इसमें क्या लगा है? आड़ा लगा, इसीलिए यहाँ पे आड़ा लगेगा, इसीलिए यहाँ आड़ा लगाएंगे, नहीं तो यहाँ अंक भी लग सकता है, इया भी लग सकता है या न भी लग सकता है, ठीक है? तो ये इसीलिए आड़ा लगा था। ये पंचमा अक्षर के बारे में हमने बता दिया। वर्णों का उच्चारण और पंचमा अक्षर सब हो गया। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें और बताना रह गया है। स्वराघात क्या होता है? बलाघात क्या होता है? संपृक्त ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? संयुक्त ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? युग्मक ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? बस ये इसके बाद ये चैप्टर यानी कि वर्णमाला का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो और भी इसमें बनेगी। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।